नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने मानव शरीर और अन्नमय कोश पर बात की थी। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अन्नमय कोश की शुद्धि के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो हमारा वर्तमान जीवन या जो हमारे पूर्व संस्कारों से अर्जित मल हैं, अशुद्धियां हैं, इन सभी के कारण हमारा अन्नमय कोश, इनमें कुछ दोष प्रकट हो जाते हैं जो बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता, अन्नमय कोश रहता है। इस कारण इसमें जो दोष होते हैं वो बहुत लंबे समय तक दिखाई देते हैं। यहाँ लंबे समय का तात्पर्य सिर्फ इस जीवन से ही नहीं है, बल्कि हमारे जो आने वाले और भी जन्म हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है। जैसे हम अपने साधारण जीवन में भी देखते हैं कि कोई बच्चा भी पैदा ही हुआ है, किंतु उसके शरीर में बहुत सारे रोग हैं, उसके अंग किसी कारण से पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं। ये कैसे संभव है, जबकि वो बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है? तो ये सभी संभावनाएं जो शरीर के साथ प्रकट होती है, अशुद्धियों के रूप में, रोग के रूप में, तो इनका संबंध अन्नमय कोश से ही होता है। जैसा कि आज के समय में जो मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ ऐसे अनुवांशिक दोष हैं, वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारी जेनेटिक बनावट है उसमें कुछ दोष, कुछ अशुद्धियां घर कर गई है। वो अशुद्धियां बहुत लंबे समय तक एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है और ये सिलसिला बहुत लंबा चलता है। जैसे आजकल के समय में जो कुछ असाध्य बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों की स्टडी करते समय डॉक्टर उस रोगी के फैमिली मेंबर्स में क्या उस प्रकार का रोग पहले हुआ है, इस बात का भी वो पता करते हैं कि यदि इनके परिवार में किसी को पहले से इस प्रकार के असाध्य रोग हुए हैं तो इस व्यक्ति को होने की संभावना ज्यादा है। इसे ही हमारे योग विज्ञान में बहुत पहले से ही बताया जा रहा है कि ये सारी जो विकृतियां हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो अन्नमय कोश में हुई विकृति के कारण प्रकट हो रही है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अन्नमय कोश की अशुद्धि के कारण हमारे शरीर में जो रोग हैं, जो विकार हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो अन्नमय कोश में ही स्थित होता है। अब चूंकि अन्नमय कोश को हमने समझने के लिए 3 स्तर पर विभाजित कर दिया था, इसलिए हम ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाए, उसके शरीर में कुछ विकार प्रकट हो जाए, तो उसकी सिर्फ भौतिक शरीर के चिकित्सा से सारे रोग नष्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो रोग का मूल है वो भौतिक शरीर में तो अभी प्रकट हुआ है, किंतु जो रोग का मूल कारण है वो उस व्यक्ति के अन्नमय कोश में पहले से स्थित है। इसलिए हम अन्नमय कोश की संपूर्ण शुद्धि के लिए कुछ नियम एवं कुछ ऐसी पद्धति का उपयोग जानेंगे जिससे अन्नमय कोश की संपूर्ण शुद्धि होती है। इस विधि के द्वारा अन्नमय कोश को संपूर्ण रूप से शुद्ध किया जा सकता है। इन उपायों में प्रथम है योगासन या आसन। सुनने में तो ये बहुत ही साधारण शब्द है, योगासन, और साधारण जीवन में हम योगासन को कभी महत्व देते नहीं हैं, किंतु आज हम योगासन की क्रिया विधि के बारे में इसका संपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे कि ये कार्य कैसे करता है
और इसका प्रभाव किन कारणों से होता है। अन्नमय कोश की शुद्धि का जो दूसरा चरण है वो उपवास है। उपवास के द्वारा अन्नमय कोश की शुद्धि बहुत शीघ्रता से होती है और बहुत सरल तरीके से होती है। इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा चरण है तत्व शुद्धि। तत्व शुद्धि अर्थात हमारे शरीर में जो पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों में जो अशुद्धि आ गई है, इनके संयोजन में जो अशुद्धियां प्रकट हो गई है, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम तत्व शुद्धि के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद स्थान आता है चौथे चरण का, जिसमें तप का स्थान आता है। तप अर्थात तपश्चर्या। इस चरण में हम तपश्चर्या को भी समझने का प्रयास करेंगे। और पांचवा चरण है प्रार्थना। प्रार्थना के बारे में सब जानते हैं और बहुत सारे लोगों का अनुभव भी होगा कि प्रार्थना के द्वारा छोटी मोटी परेशानी और छोटी मोटी अशुद्धियों से उन्हें अनायास ही प्रार्थना के माध्यम से छुटकारा मिल गया है। शुद्धि के पांचवें चरण में हम प्रार्थना पर चर्चा करेंगे। अब हम अन्नमय कोश की शुद्धि का जो प्रथम चरण है, आसन, उस पर चर्चा कर लेते हैं। योगासन या आसन क्या है? आसन का अर्थ है किसी भी विशेष स्थिति में शरीर को स्थिर और संयोजित रखना। साधारण भाषा में हम इसे आसन कहते हैं, किंतु आम जनमानस में आजकल जो कसरत और व्यायाम किए जाते हैं, साधारण जन उन्हें ही आसन समझ लेते हैं। किंतु आसन और कसरत में या व्यायाम में कुछ मूलभूत अंतर है जिसे हम समझ लेते हैं, क्योंकि व्यायाम भी एक शारीरिक क्रिया है और योगासन भी शारीरिक क्रिया ही है, किंतु दोनों में भेद उसके परिणाम को लेकर होता है। जैसा कि हमारे गुरुजन, ज्ञानी जन बताते हैं कि हमारे शरीर में कुल 114 मर्मस्थल हैं। कुछ गुरुजन 114 बताते हैं, कुछ गुरुजन 107 बताते हैं, किंतु यहाँ भेद संख्याओं का है। जैसे कुछ गुरुजनों के दृष्टि में 2-4 मर्मस्थलों की उपयोगिता कम रही होगी तो उन्होंने कम बताया, और कुछ गुरुजनों ने उसकी उपयोगिता ज़्यादा समझी तो उन्होंने उसे भी मुख्य मर्मस्थलों में स्थान देकर 114 बताया। मर्मस्थल का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में जो अति संवेदनशील बिंदु हैं, जिसे यदि गलत तरीके से या जानबूझकर इस स्थल पर आघात किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तुरंत हो सकती है। जैसे हमारे छाती के नीचे एक गड्ढा है जिसे हम छाती गह्वर कहते हैं। उस गड्ढे का भाग अति संवेदनशील है। यदि इस स्थान पे आघात किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसी प्रकार से जो हमारा नाभि केंद्र है, नाभि केंद्र से बस 1 इंच अंदर हमारे शरीर का एक अति संवेदनशील क्षेत्र है, जिसे योग की भाषा में नाभि कोष्ठ कहते हैं। उस स्थान पे यदि आघात पहुंचाया जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारे केंद्र हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, कुल मिला के 107 से 114 के बीच हैं, जिसे हमारे गुरुजन और ऋषि मुनि आज से कई हजार साल पहले जानते थे और उन्होंने इसका वर्णन अपने अलग अलग ग्रंथों में उन्होंने किया है। जिस बात को आज मेडिकल साइंस भी मानता है कि हमारे शरीर में ऐसे संवेदनशील पॉइंट हैं जिन्हें शरीर की चिकित्सा करते समय भी चिकित्सक इन बिंदुओं से दूरी बना के रखते हैं। अर्थात ये जो अति संवेदनशील बिंदु हैं, इनसे चिकित्सक भी कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वो इन्हें जस का तस
छोड़कर ही अपनी चिकित्सा पद्धति के द्वारा शरीर की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि यदि इस बिंदु को किसी भी कारण से क्षति पहुंचती है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये जो शरीर में उपस्थित मर्मस्थल है, जिसे प्रकृति ने अति संवेदनशील बनाया है और इनको असाधारण सुरक्षा प्रदान की है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकृति ने इन्हें इतना सुरक्षित किया है कि जीवन के साधारण क्रियाकलाप में यदि व्यक्ति के शरीर में कोई चोट लग जाए या कोई जोरदार आघात पहुंचे, तब भी इन बिंदुओं को कोई खास समस्या नहीं होती, क्योंकि ये शरीर के बहुत अंदरूनी हिस्से में स्थित हैं। इसी कारण हमारे द्वारा किया हुआ जो भी शारीरिक श्रम है या कसरत है या व्यायाम है, या फिर जो व्यक्ति आजकल जिम में पसीना बहाते हैं, उन किसी भी क्रियाओं से इन मर्म स्थलों तक कोई भी प्रभाव पहुंचता नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने इन सभी मर्म स्थलों की विशेष सुरक्षा व्यवस्था करके ही भेजा है। अब चूंकि प्रकृति ने इन सभी मर्म स्थलों को इतना सुरक्षित बनाया है तो इसके पीछे भी कुछ कारण होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य तो होता नहीं है। तो इसके पीछे भी एक कारण है व्यक्ति का स्वास्थ्य। हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो इन्हीं मर्मस्थल के अंदर जो अति संवेदनशील बिंदु हैं, जो केंद्र हैं, उनकी स्थिरता पर ही निर्भर करता है। और दूसरा कारण है इन मर्मस्थलों में रहने वाली जो विद्युत शक्ति है, जिसे हम हव्या विद्युत शक्ति और कव्या विद्युत शक्ति के नाम से जानते हैं, जिसे हम अपनी सुविधा के लिए धनात्मक विद्युत शक्ति और ऋणात्मक विद्युत शक्ति भी समझ सकते हैं। ये विद्युत शक्ति हमारे शरीर में रहने वाली जो संचालन की शक्ति है, वही धनात्मक विद्युत शक्ति और ऋणात्मक विद्युत शक्ति के रूप में हमारे शरीर में स्थित रहती है, जिसके द्वारा शरीर के सभी अंगों में विद्युत शक्ति का संचालन सही क्रम और सही मात्रा में होता है। ये जो मर्म स्थल हैं या केंद्र हैं, ये एक प्रकार से बिजली के सब स्टेशन की तरह पूरे शरीर में फैले हैं एवं हमारे शरीर में विद्युत की आपूर्ति का कार्य करते हैं। ये जो विद्युत शक्ति है, जिसे हम धनात्मक विद्युत शक्ति और ऋणात्मक विद्युत शक्ति कहते हैं, ये विद्युत शक्ति भी हमारे शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती है। जैसे जो हव्या विद्युत शक्ति है, वो हमारे शरीर में सर से लेके कमर तक इसका क्षेत्र है। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में कव्या विद्युत शक्ति है, जिसे हम ऋणात्मक विद्युत शक्ति कहते हैं, इसका क्षेत्र शरीर में कमर से प्रारंभ होकर पैर तक का स्थान है। इसलिए प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने आभूषण पहनने का एक विधान बनाया था, और आभूषण पहनने के कुछ नियम थे। जैसे जो चांदी के आभूषण होते हैं वो कमर से नीचे ही पहना जाता है, और जो सोने के आभूषण होते हैं वो कमर से ऊपर पहनने का विधान है, एक नियम है। इसके पीछे का साइंस ये है कि जो हमारे शरीर में ऋणात्मक विद्युत एनर्जी है वो कमर से नीचे के भाग में ज़्यादा सक्रिय रहती है, और चांदी के आभूषण पहनने से चांदी की प्रकृति ठंडी है, तो चांदी ऋणात्मक विद्युत शक्ति को और बल देती है और पुष्ट करती है, जिसके कारण शरीर में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो आसानी से हो और सतत जारी रहे। इसी प्रकार से कमर से ऊपर जो सोने का आभूषण पहनने का विधान था या नियम है, उसके पीछे का भी यही विज्ञान है कि जो सोना है वो
गर्म प्रकृति का है, धनात्मक प्रकृति का है। और हमारे शरीर में जो सर का क्षेत्र है वहाँ से धनात्मक विद्युत ऊर्जा का क्षेत्र प्रारंभ होता है। सर से लेके कमर तक का जो भाग है वो हव्या विद्युत शक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस कारण से जो सोना है वो धनात्मक विद्युत शक्ति को और पुष्ट करेगा, जिससे जो शरीर का विद्युत प्रवाह है वो सतत स्थिर रहे अर्थात सतत एक रूप से कार्य करता रहे। इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने एक विधान बनाया था ताकि हमारे शरीर का जो सिस्टम है, जो एनर्जी की फील्ड है, जो हमारा एक शारीरिक विद्युत का वर्तुल है, वो धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक, इस प्रकार से सतत चक्र में संतुलित रूप से चलता रहे। अब हम फिर से अपने विषय पर लौटते हैं। अब चूंकि ये जो हमारे शरीर में स्थित मर्म स्थल है ये बहुत ही सुरक्षित स्थान पर है एवं अति संवेदनशील है, इसलिए जो हमारे द्वारा कसरत या व्यायाम होता है उसका कोई भी असर इन केंद्रों पर होता नहीं है, क्योंकि यहाँ तक किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाओं का असर बहुत नगण्य मात्रा में होता है। इस कारण से इन केंद्रों में कुछ अशुद्धियां भी समय समय पे प्रकट होते रहती है। कुछ अशुद्धियां अल्पकालिक होती है तो कुछ दीर्घकालिक भी होती है। इन दीर्घकालिक अशुद्धियों से किसी नए रोग के जन्म की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में इनकी कार्य प्रणाली असंतुलित हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में कुछ विकार प्रकट हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि ये जो हमारे शरीर में इतने सारे मर्म स्थल हैं जिससे हमारे साधारण क्रियाकलाप के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रेरित नहीं किया जा सकता है, तो फिर इसे शुद्ध और संतुलित किस प्रकार से रखा जाए? तो इसका उत्तर है योगासन। इसके लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है जिसे हम योगासन कहते हैं। योगासन या आसन। प्राचीन समय में हमारे समाज में बहुत से प्रकार के आसन प्रयोग में लाए जाते थे। अलग अलग रोगों के उपचार के लिए, अलग अलग केंद्रों के प्रेरण के लिए अलग अलग प्रकार के आसन होते थे, किंतु उनमें मुख्य रूप से 84 आसन प्रधान माने जाते हैं, जिसके द्वारा शरीर में स्थित जो अति संवेदनशील बिंदु हैं, जो मर्मस्थल हैं, उन्हें प्रेरित किया जाए, उन्हें अलग अलग क्रियाओं से उन केंद्रों में प्रेरण उत्पन्न किया जाए, जिसके फलस्वरूप उन केंद्रों में रहने वाली जो विद्युत शक्ति है उनका संचालन सही तरीके से हो और वो संतुलित रूप से कार्य करे। यदि हम यहाँ 84 प्रकार के आसनों पर चर्चा करने लगेंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरा प्रयोजन यहाँ आपको आसन की उपयोगिता बताना है। आसनों का वैज्ञानिक विश्लेषण जितना भी मैं समझ सका हूँ उतना आपके समक्ष मैंने रखा। यदि इन आसनों के क्रिया विधि और इससे होने वाले लाभ के ऊपर किन्हीं का प्रश्न आया तो फिर हम इसके ऊपर बाद में एक अलग से चर्चा रख लेंगे। अभी हम सिर्फ जो मुख्य 7-8 आसन हैं उनके नाम एवं उनसे होने वाले लाभ पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ मुख्य आसन हैं जिसे व्यक्ति आसानी से उपयोग में ला सकता है। प्रथम स्थान पर जो हमारे शरीर को एवं अन्नमय कोश को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आसन है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कुल 10 स्थितियों का संयोजन होता है, जिसके माध्यम से हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। दूसरा है पद्मासन। जो व्यक्ति
योग का अभ्यास करना चाहते हैं या ध्यान का अभ्यास करते हो, उनके लिए तो ये आसन एक वरदान है। उन्हें इस आसन का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत ही सुखद और सुंदर आसन है। इस आसन के द्वारा शरीर और मन में एक स्थिरता का उदय होता है। इसके बाद तीसरा जो आसन है वो है उत्कटासन। इसके द्वारा भी हमारे जो शरीर में स्थित अति संवेदनशील केंद्र हैं, जैसे पैर और रीढ़ के अंदर स्थित जो बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर इस आसन का बहुत अच्छा प्रभाव होता है और इसके द्वारा हमारे शरीर की शुद्धि बहुत जल्दी होती है। चौथा है सर्वांगसन। इसके द्वारा हमारा सिर का भाग एवं गर्दन के पीछे जो केंद्र हैं वो शुद्ध होता है एवं स्वस्थ होता है। पांचवा है पाद हस्तासन। इसके द्वारा हमारे पेट में जो भी अशुद्धियां या पेट से संबंधित जो भी विकार हैं उनका शोधन इस आसन के द्वारा बहुत कम समय में और बहुत सटीकता से होता है। छठा है पाद पश्चिमो आसन। इस आसन के द्वारा हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी, पेट, पैर, गर्दन के जो केंद्र हैं उन सभी केंद्रों पर इस आसन का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होता है और इसके द्वारा उनकी जो क्रिया विधि है वो बहुत ही संतुलित रहती है। ये बहुत प्रभावशाली आसन है। इसके द्वारा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य में बहुत तेजी से विकास होता है। और आठवां है शवासन। इसे सभी जानते होंगे। सुनने में तो ये बहुत साधारण सा आसन प्रतीत होता है, किंतु ये आसन बहुत ही शक्तिशाली है। इस आसन के द्वारा हमारे शरीर में जो बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो किसी भी आसन के द्वारा उन केंद्रों में प्रेरण नहीं पहुंचता है, किंतु जब हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है, तो वो जो हमारे केंद्र हैं वो बहुत ही संतुलित हो जाते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में यदि कहा जाए तो बहुत हल्के फुल्के हो जाते हैं। उनमें एक अलग ही चेतना प्रकट हो जाती है। जैसे जब हम शवासन की स्थिति में होते हैं तो हमारे शरीर का एक केंद्र है जिसे हम योग की भाषा में बिंदु केंद्र कहते हैं, जिसे कुछ योगी त्रिकुटी भी कहते हैं। ये जो केंद्र है, इस केंद्र पे बहुत ही कम ऐसे आसन हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, किंतु जब हम शवासन की मुद्रा में होते हैं तो ये जो हमारा बिंदु केंद्र है ये बिल्कुल सक्रिय हो जाता है। ये इतना सक्रिय हो जाता है कि हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की एनर्जी, एक अलग प्रकार का ऑरा निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस आसन को शवासन कहा भी इसलिए जाता है क्योंकि 100 अर्थात जिस शरीर से प्राण निकल चुका है, अर्थात उस शरीर में अब कोई क्रिया करने की शक्ति बची नहीं है, वो शरीर अपने सारे कर्मों से, सारी इच्छाओं से मुक्त हो चुका है। और जब ऐसी स्थिति में शरीर पहुंचता है तो जो हमारे स्वयं की वास्तविक स्थिति है, जो हम वास्तव में हैं, हमें अनायास ही अनुभव होने लगता है। इसलिए शवासन दिन में कभी भी एक टाइम 5 मिनट या 10 मिनट के लिए यदि कोई व्यक्ति करे तो उसका मेंटल स्ट्रेस लेवल अपने आप नीचे आने लगेगा। फिर उस आदमी के अंदर जो स्ट्रेस लेने की प्रवृत्ति थी वो कम होने लगेगी। अभी जो मैंने 8 आसन बताए हैं उनमें से आप कोई भी 2 या 3 अपनी पसंद का चुन सकते हैं और इसे अपने जीवन में उपयोग में ले सकते हैं, जैसे पाद पश्चिमो आसन, धनुरासन इत्यादि।
और यदि ये सब आसन कठिन लगता हो तो फिर सूर्य नमस्कार की जो कुछ आसान क्रियाएं हैं, शुरुआत वहां से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, ये अपने आप में एक परफेक्ट मशीन है, किंतु आज ये जिस स्थिति में है वो स्थिति इसकी वास्तविक स्थिति नहीं है। क्योंकि जिसे हम प्राकृतिक स्थिति कहते हैं, वो प्राकृतिक स्थिति भी हमारे द्वारा बनाई गई है। आज की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति का पेट 1 फीट बाहर हो तो वो क्या कहेगा, अरे ये तो ऐसा ही है, अपने आप बाहर आ गया, ये नेचुरल है। हम उसे नेचुरल कहकर टाल देते हैं। किंतु आप यहाँ सिर्फ इतना सोचिए कि यदि ये शरीर नेचुरल है तो फिर आर्टिफिशियल किसे कहेंगे। जो व्यक्ति जिम में जाकर कसरत करके अपना शरीर हष्ट-पुष्ट बना रहा है, क्या वो आर्टिफिशियल है? तो आप कहेंगे हाँ, वो आर्टिफिशियल है क्योंकि उसने मेहनत करके बनाया है। और मेरा तो ये जो 1 फीट का एक्स्ट्रा बर्डन है, वो तो बिना मेहनत के आया है, अपने आप आया है। ये तो प्राकृतिक हुआ। कितनी मूर्खता की बात है ये। यदि हमारा पेट 1 फीट बाहर है और वो भी प्राकृतिक रूप से, तो फिर इसके आगे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फिर कुछ कहना और सुनना भी व्यर्थ हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि जिनका पेट 1 फीट बाहर है उनका गलत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिसे हमने प्राकृतिक माना है वो भी प्राकृतिक नहीं है, वो भी हमारे द्वारा बनाया ही गया है। प्राकृतिक वो है जो प्रकृति ने जैसा दिया वैसे का वैसा है, तब वो प्राकृतिक है। जैसे यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का जो शारीरिक बनावट है, जो उस बच्चे की हृदय की धड़कन है, जो उस बच्चे की श्वास और प्रश्वास की रिदम है, जो उस बच्चे की रोने की ध्वनि है, वो प्राकृतिक है। क्योंकि अभी उसमें हमने कोई हेर फेर नहीं किया। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी श्वास उसके नाभि में आकर स्थिर होती है, और जिस प्रकार से उसका नाभि क्षेत्र में एक कंपन होता है, उसी प्रकार से उस बच्चे का जो रीढ़ का भाग है, यानी पीठ के नीचे का जो भाग है, उसमें भी कंपन होता है। और उस श्वास के साथ जो कंपन है वो सर का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम तालू कहते हैं, वो कंपन वहां तक जाता है। खैर, ये विषय हम प्राणमय कोश और उसकी शुद्धि में बहुत विस्तार से जानेंगे। यहाँ विषयांतर की संभावना हो रही है, इसलिए हम अपने विषय पर फिर से आते हैं। इस चर्चा में हमने जाना कि शरीर में रहने वाली जो विद्युत शक्ति एवं उसे संतुलित करने वाले अति संवेदनशील जो मर्म स्थल है, उन सभी मर्म स्थलों पर आसन के द्वारा सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है और इससे स्वास्थ्य लाभ एवं शारीरिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक इन आसनों का प्रयोग करता है तो उसे जो हमारे शरीर के ऊपर पड़ने वाले सर्दी, गर्मी इत्यादि जो मौसम के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, उसे सहने की एक अद्भुत क्षमता का विकास होता है। और वो व्यक्ति जो मौसम के परिवर्तनों का शरीर पे प्रभाव होता है, उस प्रभाव के प्रति बहुत ही प्रतिरोधी हो जाता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में योगासन को अपनाकर शारीरिक स्वास्थ्य एवं इसकी शुद्धि बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं जितना भी इस विषय पे बोलूं वो कम ही है,
क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में एक यंत्र है, एक सुनियोजित यंत्र, एक ऐसी सटीक रचना जिसमें अनंत संभावनाएं हैं। जरूरत है सिर्फ इसे इसके वास्तविक स्वरूप में स्थिर करने की। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ और आगे की चर्चा में हम अन्नमय कोश की शुद्धि का जो दूसरा चरण है, उपवास एवं तत्व शुद्धि, उस पर चर्चा करेंगे। सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा नमन।